हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो एग्जामिनर चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर में से मानकर चलो कोई भी चैप्टर से 5, 10 या 4 2 4 ऑब्जेक्टिव उठाएगा। तो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का। तो एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा। एकदम फ्री में पीडीएफ से लेकर नोट्स से लेकर जो है सो वीडियो आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का। तो वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ या नोट्स पा सकते हैं। तो हम लोग जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि क्लास 10th का जो है सो ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आपको तैयार करने को मिल जाएगा। क्लास 10 से संबंधित जो एग्ज़ाम 23 से में होने वाला है, फाइनल एग्जाम, उससे संबंधित। तो इसका जो है पार्ट 1 हम क्वेश्चन 30 कर चुके थे, तो आज हम 31 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद आप बताइएगा कि कैसा फील हुआ और कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर चुके। और एक बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, कि इससे आप रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन इज़ द बेस्ट होता है। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मेंडल के एकल संकरण प्रयोग के यानी कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर संकरण नस्ल के पौधों को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया था? जब मेंडल साहब एकल संकरण कराए थे तो प्रयोग में F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न मटर के पौधा हुआ था, वो नस्ल, वो पौधों को किस द्वारा यानी किस चिन्ह द्वारा वो इंगित किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आंसर को डायरेक्ट हिट करेंगे, क्योंकि रिवीजन और टेस्ट के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन लगेगा कि यह डिस्कशन लायक है, तो हम उसका भी डिस्कशन कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 31 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एक कैपिटल टी और ए स्मॉल टी था, एक लंबा पौधा था, एक लंबा मटर, एक बौना मटर का पौधा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसका मत था? तो वैज्ञानिक के यहाँ पर नाम पूछ लिया जा रहा है, तो डार्विन का या ओपेरिन का या लैमार्कबाद का या मिलर एवं हैरोल्ड यूरेक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का? तो इसमें जो है सो कुछ डिस्कशन करने लायक है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। लैमार्कबाद का जो सिद्धांत था वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? यह किस वैज्ञानिक ने दिए थे कि प्राकृतिक चुनाव जो है सो प्राणियों का विकास है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। डार्विनवाद क्या था? तो डार्विनवाद का सिद्धांत या विकास था कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का मत। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को, प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है सो योग्यतम अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है। जो प्रकृति के साथ ढलता है उसको प्रकृति में रहने लायक हो जाता है, जो प्रकृति को समझता है, जो प्रकृति को झेलता है, और जो प्रकृति को बर्दाश्त नहीं करता है वो विलुप्त हो जाता है, वो जीव नष्ट हो जाता है। तो यह किसने क्या था, किसका सिद्धांत था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। डार्विन का। किसका था? तो डार्विन का इसका राइट आंसर होगा। जो प्रकृति को झेलेगा, समझेगा, प्रकृति के साथ ढलेगा, वो जीवित रहेगा, वो राज करेगा। और जो प्रकृति के साथ नहीं ढल पाएगा, जो प्रकृति के साथ नहीं सीख पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा यानी कि विलुप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि लैमार्कवाद का खंडन करने वाले
लैमार्कवाद का खंडन करने वाले यानी कि बंटने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था। लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे के खोज का प्रयोग किया था, तो कौन सा वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो कौन से वैज्ञानिक थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइसमैन। वाइसमैन जो थे लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य यानी कि सही है? तो आर्कियोप्टेरिक्स संबंध निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो यह एक जीवाश्म है, या इसके जबड़े में दांत तथा अंगुलियों में नख थे, या इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, इनमें से सभी या एक जीवाश्म थे। आर्कियोप्टेरिक्स जो थे वो एक जीवाश्म थे, इसके जबड़े में दांत तथा उंगलियों में नख थे, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, इनमें सभी उपस्थित थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? अगर एक ही प्रजातियों के बीच आपस में जब प्रजनन होता है तो वह क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन, अंतर प्रजनन, बाह्य प्रजनन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, अंतर प्रजनन होगा। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन अंतर प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, चिंपांजी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता थे वो चिंपांजी से है। किससे है? तो चिंपांजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखे थे? कौन से वैज्ञानिक ने लिखे थे? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, डार्विन। डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट है लैंगिक जनन के उपरांत स्तनों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। तो लैंगिक जनन के उपरांत जो है सो संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नता किस किस में देखा जाएगा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के कंपेयर किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अधिक होगा। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में जो है सो अलैंगिक जनन की अपेक्षा जो है सो विभिन्नता यानी कि अधिक होगा अलैंगिक जनन के मामले में लैंगिक जनन में। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 7। कितने विषम लक्षणों का? तो 7 विषम लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल साहब ने। नेक्स्ट है एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप एकल संकर क्रॉस जब करा रहे थे उस समय लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, 3:1 था, यानी कि एक लंबा था तो 3 लंबा था और एक जो था सो बौना था। यही इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। नर ड्रोसोफिला और मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? नर ड्रोसोफिला और मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सो ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 6 ऑटोसोम और XY होगा। नर मतलब देखिए, नर मतलब होता है मेल, और मेल उसी को कहते हैं जो पुरुष होता है, तो पुरुष को ही क्या कहते हैं? तो मेल कहते हैं। तो देखिए पुरुष में XY रहता है, जबकि महिला में अगर मादा का बात किया जाए, नर या मादा कहीं भी बात किया जाए ना तो नर में XY होगा, और अगर मादा का बात किया जाए तो वो दोनों XX होता है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता से होता है। अगर पिता से X जाता है तो माता से तो क्लियरली है कि दोनों X ही है, तो दोनों X में से कोई X आएगा, और पिता से X जाता है तो माता से तो X ही आएगा, तो ये लड़की होगा। अगर पिता से Y जाता है और माता से तो दोनों X है, तो कोई X है, एक ही आएगा, तो वो जो है सो लड़का होगा। तो लिंग का जो निर्भरता करता है वो पिता पर करता है। नेक्स्ट है कि पादप जगत के
पुष्पित पौधों का रूप किस प्रकार विकसित हुआ कि इस प्रकार का प्रश्न उत्तर जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मिलता है। पादप जगत पुष्पित पौधों का रूप किस प्रकार विकसित हुआ कि प्रश्नों का जो उत्तर है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैव विकास के अंतर्गत यहाँ पर देखें तो जैव विकास का जो है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का अध्ययन क्या आता है? जैव विकास, जूलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, कोलन। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो कोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवशेषी अंग जिसका उसका काम नहीं है, और अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर के अंदर उसको रखना हानिकारक होता है, वो बाहर निकाल देना ही लाभदायक होता है। वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं कहलाते हैं। वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब कोई भी शरीर का अंग जो है सो एक ही जैसा है लेकिन काम करने के आधार पर, वो काम किया कार्य के आधार पर जो है सो वो अलग होता है। तो उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, या असमजात अंग कहते हैं, या अवशेषी अंग कहते हैं, या लुप्त अंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, असमजात अंग कहते हैं। अंग तो समजात रहता है लेकिन कार्य की दृष्टि से वो भिन्न काम करता है, इसीलिए असमजात अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ए इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? फिलोसफी और जूलॉजी की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, लैमार्क द्वारा। लैमार्क साहब द्वारा जो है सो फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक लिखा गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बुक का नाम और उसका ऑथराइटर का भी नाम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? जीव की उत्पत्ति हुआ था उससे पहले पृथ्वी पर निम्न में से यानी इनमें से क्या नहीं था जीवन की उत्पत्ति से पहले? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, इनमें से सभी नहीं। CO2 था। CO2 तभी न होगा जब मानव जैसे कि फैक्ट्री लगेगा, गाड़ी चलेगा तो इससे CO2 निकलता है। NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले जो है सो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं था, और न ही ऑक्सीजन था, नहीं नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जाति उद्भवन की संभावना किसमें नहीं होती है? जाति उद्भवन की संभावना किसमें नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बी एवं सी दोनों में। यानी कि अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में जो है सो जाति उद्भवन की संभावना नहीं होता है, और स्वपरागन द्वारा उत्पन्न पौधों में जो है सो जाति उद्भवन की संभावना नहीं रहता है। जो खुद से स्वपरागन करेगा, खुद से निषेचन होगा, उसमें वो दूसरा से कैसे वो रिलेट करेगा यानी कि संबंधित रहेगा, उसका तो कोई नहीं जाति और धर्म रहेगा जो दूसरा फूलों से मिलेगा। और नहीं अलैंगिक जीवों में द्वारा जो है अलैंगिक जीवों में ही सिर्फ मादा भाग ही जीवन यानी कि संतान को उत्पत्ति कर लेता है, उसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सिंगल ही। और लैंगिक जनन में से नर और मादा का मिलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें कौन जीवाश्मों की आयु गणना की अत्यधिक विधि नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार इनमें से कौन सा है जो जीवाश्म की आयु हम गणना कर सकते हैं कि कौन कितना साल पुराना है, उसी को आयु यानी कि एज उम्र ज्ञात करने में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, समान गुण वाले अन्य जीवों की आयु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, एक जब मेंडल साहब प्रयोग कर रहे थे तो एक लंबे मटर के पौधा था जिनका फूल कैसा था? तो बैंगनी कलर का था, और उसका संकरण बौने मटर जिसके सफ़ेद फूल थे। तो लंबे मटर के पौधे जिसका फूल का कलर कितना था, कैसा था? तो बैंगनी था, और एक बौने मटर के पौधे लिए जिसका फूल का कलर क्या था? तो सफ़ेद था से कराया। इसकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे। उसके बाद दोनों को क्रॉस कराया गया, लंबे पौधे बैंगनी कलर वाला को, बौने पौधे सफ़ेद कलर वाला को। तो सभी के सभी पौधे जो है सो पुष्प बैंगनी रंग के थे। कैसा थे? तो बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने और आधे लंबे थे।
तो कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक की रचना निम्न थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू। नेक्स्ट है, यह देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंग के उदाहरण क्या है कि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, या हमारे दांत तथा हाथी के दांत, या आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, या पुख्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हमारा हाथ तथा कुत्ते के आगे वाला हाथ जो जिस पर खड़ा रहता है उसी को कहते हैं समजात अंगों के उदाहरण। नेक्स्ट है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू मच्छर जो होता है उत्पन्न किस जल में होता है? खारा जल में होता है, या साफ जल में होता है, या गंदा जल में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, साफ जल में होता है। जब भी डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है वो साफ जल में ही उत्पन्न होता है। इसीलिए घरों में आप लोग पानी जमा नहीं रखिए, नहीं इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि साफ जल में ही डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है, तो पानी को बदलते रहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी जिसका उस शरीर में काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपेंडिक्स। क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा डी, अपेंडिक्स जो है सो हमारा अवशेषी अंग है, इसका आप कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स का काम होता है कि सेलुलोज को पचाना, तो हम लोग जो है सो सेलुलोज खाते नहीं हैं। पहले के ज़माना में ये सब काम करता था, जब हम लोग पका हुआ भोजन नहीं करते थे, कच्चे खा जाते थे, तो इसको पचाने के लिए अपेंडिक्स कार्य करता। और यह जो है सो जानवरों में यह पाया जाता है, क्योंकि यह जानवरों में इसका काम है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 55 कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है सो वंशागत नहीं है, यानी कि एक वंश दूसरे वंश में नहीं जाता है, कौन सा लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बाल की प्रकृति, यानी कि जो हेयर होता है उसकी प्रकृति नहीं, जबकि चमड़ा का रंग भी मिल जाता है, एक खानदान से दूसरे खानदान में जाता रहता है, आँख का कलर भी और शरीर का आकार भी, जबकि बाल की प्रकृति जो है सो यह वंशागुणत नहीं होता है, एक वंश से दूसरे वंशज में नहीं जाता है, एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो निम्न में से कौन है जो बौने पौधे को दर्शाता है? तो कैपिटल टी जो था वो लंबे पौधे था, जबकि स्मॉल टी जो था वो बौने पौधे को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित इतना ही क्वेश्चन था। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है सो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर से संबंधित मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप में के स्टेटस में लगा लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको एक भी कंटेंट और एक भी नंबर आपको छूट नहीं पाएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा प्रयास है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।